हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम पिछले टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ही सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने एक सिंपल तो उसका देख लिया था मैकेनिज्म कैसे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रही है, कैसे पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कितनी एटीपी बन रही है, कितनी एटीपी खर्च हो रही है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बेटा इसमें वो देखने जा रहे हैं कि फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन क्या है? ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है, ठीक है। इसमें किसी तरीके की ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए ग्लूकोज का, पायरुवेट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने से क्या फॉर्मेशन होता है? एटीपी तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ जो है जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, यह बात करने जा रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन प्रोडक्ट क्या बना हुआ है? इथेनॉल बना हुआ है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? ईस्ट होता है। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। इट टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन and by a set of reactions the pyruvate convert into the carbon dioxide and ethanol। ठीक है, कई सारे स्टेप में रिएक्शंस होने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल आपको एंड प्रोडक्ट के तौर पर मिलते हैं। और एंजाइम्स रिक्वायर्ड आर व्हाट? पायरुवेट, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। इन दो एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे ये काम होता है? देखिए, बहुत आसान सा मैकेनिज्म जिसमें आप भी देख रहे हैं ग्लूकोज से जो है पायरुवेट बना, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना। तो ये पायरुवेट अब जो है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, जिसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज यहां पर लगा, हमारा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज लगा, जिससे क्या हुआ? इसका नाम ये क्या? डीकार्बोक्सिलेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक निकाल दिया। यहाँ पर एक से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक पायरुवेट से दो पायरुवेट यूज हो गए, दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और इसके बाद फिर क्या बनता है? जो प्रोडक्ट बना उसे क्या कहेंगे हम लोग? एसिटल्डिहाइड कहेंगे। और एसिटल्डिहाइड भी दो के अमाउंट में बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यह एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ, यह एसिटल्डिहाइड जो है ये हाइड्रोजन को लेगा, NaDH2 से हाइड्रोजन को लेगा। तो अब ये जो है अल्कोहलिक, और यहाँ पर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा और जिसके तहत ये क्या होगा कि एक NaDH2 यहाँ पर यूज होकर के NAD+ में बदलेगा और ये एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। एसिटल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इससे जो है नेचर में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता रहता है। तो अब ये जो बनने वाला अल्कोहल है ये हम लोग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ भी करते हैं। जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह बनाने के लिए तो ईस्ट का यूज करते हैं ना, अल्कोहल प्रिपरेशन करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, सुगरी सॉल्यूशन, फ्रूट जूस वगैरह लेकर के उसमें ईस्ट पाउडर आप डाल देते हो, फिर उसके बाद कुछ समय बाद आप देखते हो उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है।
ठीक है। उस अल्कोहल को फिर आप डिस्टिलेशन मेथड द्वारा अलग करके अपना डिफरेंट तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में उसका यूज़ करते हैं, या डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ हो जो अल्कोहल का यूज, जैसे कि लैब में यूज हुआ, मेडिसिन बनाने में हो गया, या अदर भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अल्कोहल का यूज, आजकल सैनिटाइजर में अल्कोहल का यूज हो रहा है, तो उन सब अल्कोहल को बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक बेटा। दूसरा मेथड है यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है और इसका यूज करते हैं इन द मिल्क इंडस्ट्रीज। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मिल्क इंडस्ट्रीज में करते हैं। और ये साथ ही साथ ये वर्टिब्रेट के मसल सेल्स में भी लैक्टिक एसिड बनता है, और मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमें जो है थकान होती है, हमारी मसल्स, मांसपेशियों में, हमारे मसल्स में जो है पेन होता है, दर्द होता है, इसी लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है। और वैसे नेचर में जो है लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया, जिसे शॉर्ट में हम लोग LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, यह LAB जो है ये लैक्टिक एसिड को जो है मिल्क को जो है कर्ड में बदलने का काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग द लैक्टिक एसिड। ठीक है। यहाँ पर CO2 नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड और पायरुवेट ये दोनों जो है 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, जबकि पीछे आपने जो देखा था उसमें पायरुवेट 3 कार्बन का और अल्कोहल 2 कार्बन का था, इसलिए वहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पर NADH+H+ जो है यूज होगा, NAD+ बन जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो एक ही एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यही एक एंजाइम जो है यहाँ पर यूज होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो ATP गेन होता है वह कितना है? ATP जो है यहाँ पर 2 ATP का गेन होता है। ठीक है। पिछले वाले में भी 2 ATP था, यहाँ भी 2 ATP का गेन होता है। आओ देखते हैं मैकेनिज्म में कैसे होता है बेटा। ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बदला, इस पायरुवेट में बदलने के दौरान ATP भी बना और NADH+H+ भी बना, और उसके बाद जो है ईस्ट ने इसको जो है अल्कोहल में बदला, जो कि आपको मैकेनिज्म पीछे भी हमने देखा है, और इसकी प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, ये भी क्लियर है आपको। यहाँ पर जो है जो पायरुवेट अब जो है लैक्टिक एसिड में बदल रहा है, तो यहाँ पर सिंपल जो है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करेगा, और इस पायरुवेट को सीधे जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगी और सिर्फ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP बनता है, इसमें किसी तरीके का कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, और सॉरी किसी तरीके का कोई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन तो है ही, 2 ATP तो बनते ही हैं। ठीक है। तो चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है कुछ एक चीज़ लिखा गया है यहाँ पर कि जैसे जो ये अल्कोहल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो हजार्डियस भी होता है, कभी कभी एसिड या अल्कोहल जो भी बनते हैं वो हजार्डियस भी होते हैं, नुकसानदेह भी हो जाते हैं। और व्हाट इज द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज्ड व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड इज द 2 ATP। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से का फर्मेंटेशन जब होता है तो 2 ATP बनते हैं, चाहे वह अल्कोहल बन रहा हो चाहे लैक्टिक एसिड बन रहा हो, दोनों परिस्थितियों में 2 ATP ही बनेंगे। ईस्ट जो है पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि जब ज़्यादा जो है जब अल्कोहल प्रोडक्शन होने लगता है तो ईस्ट खुद मरने लगती है। कब? जबकि अल्कोहल कंसंट्रेशन जो है 13% से ऊपर हो जाए। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ऊपर हो जाए तो यही ईस्ट हमारी जो है अब मरने लगती है। ठीक है। बेवरेजेस के लिए अगर हम देखें तो जैसे बियर में 4 to 8% है, वाइन में 8 to 11% है, और विस्की, वोदका, रम या स्कॉच गिन वगैरह में जो है ये 36 to 60% अल्कोहल जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये तो बहुत एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं और ये देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में रियली हो क्या रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो आपने देखा कि वहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा था, पायरुवेट का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था, जिसकी वजह से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन रहा था। यहाँ पर किसी तरीके का कोई ज़्यादा अमाउंट में ATP फॉर्मेशन की बात नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें जो है
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगा। स्टेप वाइज स्टेप पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन को निकाला जाएगा और हाइड्रोजन एटम को निकालने के बाद वहां से निकलने वाली एनर्जी को एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। मतलब कहने का ये कि हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसी के दौरान ही जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने के कारण फिर जो है एटीपी की सिंथेसिस भी होगी, जो मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे ये होता है। ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। ठीक है। और इसमें ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा। ठीक है। एक ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा, 6 के 6 कार्बन उसके जो है फ्री कर दिए जाएंगे। इसमें हो क्या रहा है देखिए कि जब पायरुविक एसिड जो है जो कि साइटोप्लाज्म में बना, अब ये इंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। व्हेन द पायरुविक एसिड इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल ही क्या है हमारा? क्रेब्स साइकिल है। साइट्रिक एसिड साइकिल ही हमारा क्या है? क्रेब्स साइकिल है, या इसी को हम लोग जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसा क्यों कहते हैं इसे। इसमें 3 कार्बन एटम्स ऑफ पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है तीनों कार्बन एटम इसके जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव तो हो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये पायरुविक एसिड इज फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेटेड एंड देन ऑक्सीडाइज्ड। पहले डीकार्बोक्सिलेट होगा और उसके बाद फिर ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक्चुअली जब हाइड्रोजन किसी चीज से निकालेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ही, तो पहले डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जा रहा है, फिर उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है क्योंकि उससे हाइड्रोजन भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा, देन आफ्टर द डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। और इसके बाद जो बचा हुआ जो पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पायरुवेट कंबाइंड विद द कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होकर के एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन इस प्रक्रिया के लिए होना जरूरी होता है। यानी आप लोग क्या देख पा रहे हो यहाँ पर बेटा? अगर इस तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर ये आपका पायरुवेट है जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये पायरुवेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज के कारण एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल गई। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद इसका क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? इससे हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा। हाइड्रोजन निकाल करके NAD प्लस जो है NADH प्लस H प्लस बना लेगा ये। और साथ ही साथ जो है अब कोएंजाइम ए जो बना है ये कोएंजाइम ए अब इस बचे हुए पायरुवेट के बचे हुए पार्ट के साथ कोएंजाइम ए रिएक्ट करके, जो कि एस्टिल ग्रुप ही है, एस्टिल ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए रिएक्ट करके जो है एस्टिल कोएंजाइम ए बनाएगा। और अब यह एसिटिल कोएंजाइम ए इज रेडी टू इंटर इन द क्रेब्स साइकिल। ठीक है। अब ये क्रेब्स साइकिल में घुसने के लिए तैयार है। इस दौरान आपने क्या देखा कि एक NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ एक पायरुवेट से, और 2 पायरुवेट चुके जाएंगे तो 2 अलग अलग साइकिल चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि 2 एस्टिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2 NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने NADH प्लस H प्लस बने।
चलो बेटा, तो आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल कहिए या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहिए। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं OAA, OAA एस्टिल कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करेगा। यहीं से एस्टिल कोएंजाइम A इंटर कर रही है साइकिल में, और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइट्रेट में। ठीक है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, एंड एस्टिल कोएंजाइम A इज 2 कार्बन कंपाउंड, 4 and 2, this citrate will be there 6 carbon, will be of the 6 carbon compound। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइट्रेट या साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। ठीक है, तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेटेज कन्वर्ट इनटू द साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। अब ये साइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनाइटेज, एकोनाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये किस में बदल जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू सिस एकोनाइटेट, इट विल कन्वर्ट इनटू सिस एकोनाइटेट। और सिस एकोनाइटेट क्या करेगा, सिस एकोनाइटेट इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस के दौरान एक वाटर भी रिलीज आउट हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर यूज करके इसको आइसोसाइट्रेट में बदल देते हैं। ये एक सिस एकोनाइटेज एक जस्ट इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद क्या बन जाता है, फाइनली हमारा आइसोसाइट्रेट बन जाता है। ये आइसोसाइट्रेट अब आगे प्रोसेस करेगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बदल जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो जब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदल रहा होता है तो उस दौरान इससे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जो हाइड्रोजन आयन NAD+ लेकर के NADH+H+ बना लेता है, ये लेकर के NADH+H+ बना लेता है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट अब ये बदलेगा किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम A में, और सक्सिनिल कोएंजाइम A में बदलने के दौरान यहाँ पर भी जो है फिर ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, इससे हाइड्रोजन आयन निकालेगा, जो हाइड्रोजन आयन वापस फिर NAD लेकर के NADH+H+ बना लेंगे। तो देखिए एक NADH+H+ यहाँ बना था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम A फ्रॉम ग्लूकोज, फ्रॉम पायरुवेट, पायरुवेट से जब ये बदल रहा था तो इस दौरान एक NADH+H+ बना था, दूसरा यहां पर बना, तीसरा यहां पर बना, और चौथा मैकेनिज्म देखिए, चौथे स्टेप पर क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा इसमें ये सक्सिनिल कोएंजाइम A कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, सक्सिनिल कोएंजाइम A विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, और यहाँ पर जो है सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेटेज नाम का एंजाइम लगता है, और जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है उस दौरान एक फास्फेट रिलीज आउट होता है, जो फास्फेट जो है GDP द्वारा लेकर के GTP बना लिया जाता है। ठीक है, GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट जो है लेकर के इसको जो है GTP में बदल दिया जाएगा, और GTP ATP का ही जो है रूप होता है, यानी कि तुरंत जो है ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ पर दिखाया गया कि ये ATP में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, GTP जस्ट चेंज इनटू द ATP। ठीक है, अब यह एक ATP भी यहाँ बन गया। आगे क्या होगा कि जब ये सक्सिनेट चेंज होगा फ्यूमरेट में, इस सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में बदलेगा तो उस दौरान यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम लगेगा, तो फिर हाइड्रोजन आयन निकाला जाएगा, तो उस दौरान फिर क्या होगा, एक FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, FAD उस हाइड्रोजन को लेकर के FADH2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो फ्यूमरेट है ये वाटर से रिएक्ट करके किसमें बदल जाएगा, मैलेट में बदल जाएगा। फ्यूमरेट बेचारा अब तक इससे जो है कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुके हैं, अगर आप देखिए तो इससे जो है 2 कार्बन निकल चुके हैं, अब ये जो है 4 कार्बन वाला कंपाउंड बचा है फ्यूमरेट, फ्यूमरिक एसिड।
अब ये फ्यूमेरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलेट में, मिस मैलिक एसिड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैलिक एसिड से फिर ये किसमें बदलेगा, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में, और इस कन्वर्जन के दौरान फिर हाइड्रोजन आयन निकाला जाएगा और वह मैलेट डिहाइड्रोजनेज द्वारा, और वो हाइड्रोजन आयन NAD लेकर के NADH+H+ बना लेगा। तो आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन ही निकालना था, तो हाइड्रोजन किस किस जगह पर निकले, कौन कौन उसको ट्रैप किया, तो हाइड्रोजन जो है जो निकले वह 4 जगहों पर, तो इसको NADH+H+ ने ट्रैप किया। पहला एक जगह यहाँ, पहली जगह यहाँ पर ट्रैप किया। दूसरा जो है यहाँ पर आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के दौरान एक NADH का फॉर्मेशन हुआ। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम A बनने के दौरान फिर एक NADH का फॉर्मेशन हुआ, और उसी तरीके से फिर मैलेट से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनने के दौरान एक NADH का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल NADH कितने बन गए, 1 2 3 4 NADH बन गए। और FADH कितना बना, 1, और GTP कितना बना, 1। इतना याद रखेंगे हम लोग कि एक पायरुवेट से 4 NADH+H+ बने, एक FADH2 बना और एक GTP बना। ये हम लोग हमेशा याद रखें क्योंकि आगे हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अगर उसी चीज की समरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है, द TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप with the coenzyme A, acetyl group with the oxaloacetic acid, okay, and yield the water and citric acid। ठीक है, यहाँ पर एसिटिल ग्रुप को का एक्सेप्टर कौन हो जाता है, मतलब एसिटिल कोएंजाइम A का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है, और फर्स्ट फॉर्म केमिकल कौन है, साइट्रिक एसिड, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे। और किसी भी साइकिल का जो नाम है किसी भी साइकिल का जो नाम है वह जो है हम हमेशा उसके फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम पर देते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड इसमें पहला बना, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए साइकिल का नाम होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज। ये साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा कैटलाइज किया जाएगा, रिएक्शन इज चलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद फिर क्या होगा, अच्छा इस रिएक्शन में जो कोएंजाइम ए होगा वह रिलीज आउट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। साइट्रेट देन आइसोमराइज इनटू आइसोसाइट्रेट, साइट्रेट फिर जो है आइसोसाइट्रेट में बदलेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि इट इज फॉलोड बाय द टू स्टेप्स, डीकार्बोक्सिलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन द सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा, साथ ही साथ इसमें जो है अगले स्टेप पर फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, रिमेनिंग स्टेप में क्या होगा कि साइट्रिक एसिड TCA साइकिल में कि सक्सिनिल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड टू द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड अगेन। ये वापस जो है फिर सक्सिनिल कोएंजाइम A से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड का फॉर्मेशन वापस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आपने क्या देखा कि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जो पिछले आपने साइकिल में जो बात देखी थी उसी बात की समरी यहाँ पर लिखी गई, जिसमें ये बताया गया कि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके साइट्रिक एसिड बनाएगा। साइट्रिक एसिड फिर आइसोमराइज हो जाएगा आइसोसाइट्रिक एसिड में। आइसोसाइट्रिक एसिड फिर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फिर जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक, डिहाइड्रोजनेशन के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन आफ्टर द सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बदलता है। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए वापस जो है फिर कई स्टेप में चल करके फिर जो है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में फिर बदल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें कि इस कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान हमें क्या मिला, तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज फॉर्म्ड, जो हम लोगों ने देखा था, GTP इज फॉर्म्ड, और दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मीन्स
the phosphate what came out that immediately get taken by the GDP to convert the GTP. इसमें कह रहा है कि it is a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of the ATP from ADP. तो GTP अपने फॉस्फेट को जो है तुरंत किसको दे देगा, कैच करके ADP को देगा, ताकि ADP वापस ATP का फॉर्मेशन कर सके। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि ATP हमें एक यहाँ पर मिल गया। There are 3 points of Krebs cycles where the NAD, ठीक है ना, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कि जो है NAD प्लस हाइड्रोजन को कैच करके NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3 पॉइंट है जहां पर NADH हाइड्रोजन कैच करके NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और उसी तरीके से एक पॉइंट ऐसा है जहां पर FAD से FADH2 बनता है। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल की बात कही जा रही है। और एक जो हमने पहले बता दिया आपको कि एसिटिल कोएंजाइम A के बनने के दौरान भी एक NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद है कहा जा रहा है कि द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid। क्योंकि जब तक नया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं बनेगा तब तक जो है फिर नई साइकिल की स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है, और इन एडिशन इट also requires the regeneration of NAD plus और FAD plus। ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए फिर से जो है साइकिल को फिर वापस चलाने के लिए आपको GTP, तो देखो वहीं पर तुरंत GTP ने अपना फॉस्फेट रिलीज करके ADP को दे करके ATP बनवा दिया और वो फ्री हो गया। लेकिन अब हमारे सामने जो अगला जो क्वेश्चन है कि जो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो खर्च हो गया वो फिर से उसका रीजनरेशन हो जाए, वो तो साइकिल के दौरान रीजनरेट हो जा रहा है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है कि NADH2 और FADH2 जो बने, इनसे अगर हम हाइड्रोजन लेकर के NADH और NAD प्लस और FAD प्लस अगर नहीं कन्वर्ट किए तो फिर इनकी भी कमी हो जाएगी, तो साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि निकलने वाले हाइड्रोजन का फिर कोई एक्सेप्टर नहीं होगा, उन्हें कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए जो है अब हम नेक्स्ट स्टेप जो देखने जा रहे हैं बेटा, वह नेक्स्ट स्टेप हमारा कह रहा है कि कैसे इस FADH2 और NADH2 को तोड़ करके उससे हाइड्रोजन लेकर के उन्हें जो है फ्री किया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज़, इससे पहले एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बने। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हुई उसमें 2 ATP और NADH बने। क्रेब्स साइकिल में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हुई मैट्रिक्स में, उसमें ATP NADH2 और FADH2 बना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब चलेगा जिसमें जो है हमें कुल 34 ATPs का फायदा होने जा रहा है, और यही हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये काम होगा। यहाँ लिखा है कि इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द NADH प्रोड्यूस्ड in glycolysis into mitochondria or further oxidation 2 ATP molecules are required, hence net gain of ATP is 36। एक्चुअली होता क्या है कि जब अगर हम देखें तो जो NADH जो हमारा बना, NADH प्लस H+ जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो साइटोप्लाज्म में बना, जब तक वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंचेगा तब तक जो है एनर्जी का, वह एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व
नहीं होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में उसे इन्वॉल्व करने के लिए उसे ढकेल के पहुंचाना है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाएंगे तो उस दौरान हमें तो कुछ तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एक NADH के पीछे एक ATP लगा दिया, तो 2 NADH के पीछे 2 ATP लगा दिया, तो इस तरीके से 2 ATP का नुकसान हो जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और टोटल आउट ऑफ 36 ही ATP बनेंगी। ठीक है, इसमें हम लोग मानते हैं कि यह जो एक NADH होता है, यह जो है 3 ATP देता है, और FADH जो है यह 2 ATP देता है। तो आपने देखा कि एक पायरुवेट से कुल 4 NADH बन रहे थे, 4 NADH प्लस H प्लस बन रहे थे, यानी 3 × 4 यानी कुल 12 ATP बने, और FADH2 से 2 ATP, FADH2 से 2 ATP, 2 × 1 तो 2 ATP, और एक JTP वाला ATP, तो टोटल ATP अगर आप देखेंगे कितने बने, 15 ATP बने आपके एक पायरुवेट से। और 2 पायरुवेट, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, तो 2 ATP, 2 पायरुवेट से जो है दोनों से अलग अलग 15 यानी 30 ATP बन जाएंगे। 30 ATP ये हो गए, और 8 ATP बने थे किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, तो 30 और 8 38 ATP हो जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में उस NADH2 को मतलब साइटोप्लाज्मिक NADH2 को फिर वापस जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में जो एनर्जी खर्च होगी उसकी वजह से वहां पर जो है 2 ATP का नुकसान हो जाएगा, कुल 36 ATP ही बन पाएंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हमें कुल 38 ATP बनते हैं। 45% ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन 38 ATP। 38 ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर होता है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बाकी एनर्जी जो है वह हीट के रूप में लॉस हो जाती है। सिर्फ 45% एनर्जी ही ATP के रूप में ट्रैप हो पाती है, बाकी 55% हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलो बेटा आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कैसे जो है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम ये देखेंगे कैसे जो है NADH2 और FADH2 को ब्रेक करके हाइड्रोजन को रिलीज किया जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, कैसे ATP का फॉर्मेशन होगा। ये एक्चुअली है क्या कि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। यहाँ पर जो है फास्फोराइलेशन तो होगा ही, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीजन भी यूज होगी यहाँ पर, जिससे वाटर का फॉर्मेशन होगा। हम लोग देखेंगे कैसे होता है। It is the step in which the energy stored in NADH plus H plus और FADH2 को रिलीज आउट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस एनर्जी को ATP के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इट विल पास ऑन and result in the formation of water। और इसमें जो है इस प्रोसेस के दौरान कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन कैरियर द्वारा ट्रेवल कराए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। ठीक है, अब वो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो पहला अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, कुल 5 कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 की, तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है ये देखिए यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स 1 आपका है ये, कॉम्प्लेक्स 1 कहलाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज मीन्स यह जो है NADH को रिड्यूस कर देगा
NADH से, सॉरी रिड्यूस नहीं, NADH से जो है हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। NADH को ब्रेक करके उससे जो है हाइड्रोजन निकाल लेगा, और इसी के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द यूबिक्यूनोन, UQ द्वारा जो है उस इलेक्ट्रॉन को जो है रिसीव किया जाएगा, और यह जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में यह इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल कराया जाएगा, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 होगा। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करेगा कि ये जो है इसे हम लोग कहते हैं क्या, यह FADH2 को तोड़ेगा, ठीक है ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ये, जो FADH2 को तोड़ेगा और उससे हाइड्रोजन निकालेगा। तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 टूटेगा जिससे हाइड्रोजन आयन निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और FADH2 टूटेगा कॉम्प्लेक्स 2 में जिसके द्वारा भी हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, तो यहां पर आप उस बात को देख पा रहे हो, या आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि NADH2 ये NADH डिहाइड्रोजिनेज है कॉम्प्लेक्स 1, जो जिसमें जो है यह NADH2 ब्रेक हो रहा है, NADH प्लस H प्लस ब्रेक हो रहा है, जिससे जो है NAD प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन जो है आयरन सल्फर प्रोटीन से होते हुए यूबिक्यूनोन के पास चले जा रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन सीधे जो है पास होके कहाँ चला जा रहा है, मैट्रिक्स में, सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। एक्चुअली ये जो फॉर्मेशंस है ये क्रेब्स साइकिल कहाँ चली है, मैट्रिक्स में चली है, तो ये मैट्रिक्स वाला रीजन हो गया, और ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यदि आप देखिए, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और यह इनर मेम्ब्रेन हो गया, और यह क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। तो यहां पर जो है दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो काम है ये यहां पर हो रहा है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। इसमें कॉम्प्लेक्स 1 है जो कि जो है NADH को तोड़ करके उससे जो है हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है, जो हाइड्रोजन आयन पास होकर के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है आयरन सल्फर प्रोटीन से होते हुए यूबिक्यूनोन के पास जा रहा है। यूबिक्यूनोन जो है ये जो है हाइड्रोजन को रिसीव करके, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हाइड्रोजन को रिसीव करके यूबिक्यूनोल UQH2 यानी यूबिक्यूनोल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी दौरान सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स 2 में है वो क्या कर रहा है कि FADH2 को तोड़ करके यहाँ पर जो है FADH2 टूटेगा और एक FAD और 2 हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन आयन जो है फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनोन के पास गया, यूबिक्यूनोन ने फिर हाइड्रोजन आयन लिया और ये हाइड्रोजन आयन जो है पास करके कहाँ डाल दिए गए, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में डाल दिए गए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो ये द रिड्यूस्ड यूबिक्यूनोन अगर रिड्यूस होगा जो हाइड्रोजन लेने के बाद तो क्या कहलाएगा, यूबिक्यूनोल। आपने यहाँ पे क्या देखा कि यूबिक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया, इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्यूनोन के पास ट्रांसफर किया गया। फिर क्या हुआ कि ये यूबिक्यूनोन जो है ये हाइड्रोजन आयन को लेकर के यूबिक्यूनोल में बदल गया, रिड्यूस हो गया, इज देन ऑक्सीडाइज्ड with the transfer of electron to the cytochrome C via the cytochrome BC1। अब देखिए ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर करेगा किसको, साइटोक्रोम C को। कैसे ट्रांसफर करेगा, पहले साइटोक्रोम B को दिया, फिर आयरन सल्फर से होते हुए साइटोक्रोम C1 के पास गया, फिर C के पास गया। ये C साइटोक्रोम C क्या होता है, ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जो आप देख सकते हैं एरोस दिखाया गया यहाँ पर कि ये कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक जो है इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। आप लिखा है साइटोक्रोम C इज एन
स्मॉल प्रोटीन अटैच विद द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है तो ये प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन को अटैच करके लेके चल रहा है, लेकिन ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचा रहा है। कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचने के बाद अभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें साइटोक्रोम A एंड A3 पाया जाता है और 2 कॉपर आयन होते हैं। साइटोक्रोम A, A3 एंड 2 कॉपर आयन जो आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉपर आयंस है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 है। ठीक है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर आयंस इसमें पाए जाते हैं। ये फाइनली क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यह इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो आप देख पाओगे यहाँ पे देखो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर बाय द कॉम्प्लेक्स 1 to 4 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाता है एंड दे आर कपल्ड टू द ATP सिंथेटेज। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। अब देखो ये कैसे होता है, ATP प्रोडक्शन कैसे होता है कि यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन गया तो वह इलेक्ट्रॉन अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच गया, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 इसे क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिससे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिए? वाटर मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जो है ट्रेवल कराया गया। हाइड्रोजन यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का बढ़ता जा रहा है। कहाँ पर? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना। यहाँ पर अधिक प्रोटॉन आ गए, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, तो यहाँ पर अधिक प्रोटॉन आ गए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। तो अब यहाँ से प्रोटॉन जो है मूव करके जाना शुरू करेंगे किधर? इधर की तरफ, वापस फिर मैट्रिक्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो इन्हें जाने के लिए जो चैनल होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है? F0F1 नाम का, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स 5 है जिसके 2 पार्ट F0F1। रियली ये जो है ATP सिंथेटेज एंजाइम है। रियली ये क्या है? एक ATP सिंथेटेज है। ATP सिंथेटेज एंजाइम है जिससे जब हाइड्रोजन आयन पास होगा, जब 2 हाइड्रोजन आयन इससे पास होंगे तो ATP सिंथेटेज एक्टिवेट होगा और यह ADP के साथ एक फॉस्फेट ऐड करके ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये फास्फोराइलेशन भी हो रहा है, ADP का फास्फोराइलेशन हो रहा है जिससे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ADP के फास्फोराइलेशन से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके वाटर का फॉर्मेशन भी किया जा रहा है। इसीलिए शुरू में ही कह दिया गया था क्या है ये? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। ये प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाती है। ठीक बेटा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसमें इलेक्ट्रॉन चूंकि चल रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम के तहत क्या हो रहा है कि NADH2 और FADH2 ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से निकल करके जो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच रहा है जहां पर यह यूटिलाइज कर लिया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन F0F1 के थ्रू पास हो रहे हैं और ATP की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई? देखिए यहाँ पर ATP, अब वही जो है ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, यह इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, यह इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। तो यहाँ से जब ये हाइड्रोजन आयन पास होगा तो
तो ये एटीपी सिंथेटेज जिसके दो पार्ट F0 जो कि मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है और F1 जो कि बाहर जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है हैंगिंग है। तो इससे जब दो हाइड्रोजन आयन जब पास होंगे तो इसके दौरान ये एक्टिवेट होगा। जब हाइड्रोजन आयन पास होंगे तो F1 जो है एक्टिवेट होगा, एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट होगा, जो एडीपी और फास्फेट दोनों को ऐड करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था एटीपी का बन जाना। यहाँ पर देखो लिखा है क्या कि द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर डिपेंड करता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स आउट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया आपको कि एक मॉलिक्यूल NADH से 3 ATP बनेंगे और एक FADH2 से कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फास्फोराइलेशन, ठीक है, फास्फोराइलेशन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट रहेगा तभी इधर प्रोटॉन अधिक और मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम होगा, तो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स की तरह चलना शुरू करेगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी। ठीक बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का। चलो बेटा, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है, जो आपने अभी देखा। इस कॉम्प्लेक्स 5 में F0 F1 दो पार्ट है। F0 जो है अंदर धंसा हुआ है जिसके थ्रू हाइड्रोजन पास हो रहा है, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है जिसके थ्रू हाइड्रोजन पास हो रहा है, और F1 बाहर की तरफ है मैट्रिक्स की तरफ, और वह एक्टिवेट होकर के एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं बेटा एम्फीबोलिक पाथवे, जो कि इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्फीबोलिक पाथवे जो ये कहता है कि जनरली हम लोग कह देते हैं कि रेस्पिरेशन एक, जनरली हम लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, इसमें सिर्फ ब्रेकडाउन होता है, लेकिन रियली इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट, कैटाबोलिज्म, एंड सिंथेसिस इज नोन एज एनाबोलिज्म। मैंने पहले दिन बताया था आपको, कल ही। यहाँ पर एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म कंबाइंडली इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, एम्फीबोलिक पाथवे। इसको हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। कैसे ये होता है आओ देखते हैं इधर, बहुत सिंपल सा काम है, समझ जाओगे आप लोग। देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में बदलता है। सिंपल शुगर से फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1,6 फास्फेट, फिर उसके बाद यहाँ पर एल्डोलेज इनको तोड़ देता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पायरुवेट में बदलता है, पायरुवेट से एस्टिल कोएंजाइम ए, और एस्टिल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में जा रहा है। इतना हम लोगों ने देखा। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए बेटा कि क्या सिर्फ ग्लूकोज ही फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं, इसके अलावा अदर भी चीजें, जैसे फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, जिसमें से फैटी एसिड जो है ये कन्वर्ट हो सकता है एस्टिल कोएंजाइम ए में, और ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये लेटरली, और एस्टिल कोएंजाइम ए ये लेटरली एंट्री कर रहे हैं इन द चेन ऑफ द रेस्पिरेशन की चेन में जो है ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है और अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में टूट सकते हैं, ये भी देखेंगे तो लेटरली एंट्री कर रहे हैं। यानी कि न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, फैट और प्रोटीन भी एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फैट और प्रोटीन भी एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ब्रेकडाउन की ही बात कहा हमने, तो फिर हम जो है इसमें सिंथेसिस की बात कहाँ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचिए कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि जो है प्रोटीन देते हैं, जैसे पल्सेस हैं। पल्सेस भी तो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, फिर प्रोटीन कैसे उनमें आ जाता है ग्लूकोज की जगह पर। ऑयल सीड्स जो है, जैसे कि जो मस्टर्ड हुआ, सनफ्लावर वगैरह, इन सबों की सीड्स से ऑयल निकालते हैं, तो ये भी तो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज ही बनाते हैं। फिर इनमें जो है ऑयल कहाँ से आ गया,
तो इसको देखिए, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म कि जैसे इस ब्रेकडाउन के दौरान, ग्लूकोज ब्रेकडाउन के दौरान DHAP बना, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट बना, एस्टिल कोएंजाइम A बना। अगर ये दोनों जो है मिल जाए, ये और ये दोनों अगर मिल जाए तो क्या बना लेंगे? फैट बना लेंगे। ये दोनों मिलकर के फैट बना सकते हैं। उसी तरीके से जो ये पायरुवेट बना, ये पायरुवेट जो है ये चेंज होकर के अमीनो एसिड में बदल सकता है और उस अमीनो एसिड से प्रोटीन भी बन सकती है वापस। यानी देखा जाए तो इसमें इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनते हैं जो इंटरमीडिएट दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो फिर हम इसको पूरी तरीके से कैटाबॉलिक नहीं मान सकते, और क्योंकि ये जो है सिंथेसिस के लिए भी नई चीज़ें दे रहे हैं, इसलिए हम इनको एम्फीबोलिक ही कहेंगे। यह क्लियर हो गया कि ये क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबोलिक प्रोसेस। इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों शामिल है। ठीक बेटा। आओ इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी कोशिएंट। नाम ही है कोशिएंट, ठीक है। तो यह रेस्पिरेशन का कोशिएंट है, इसलिए हम लोग इसको रेस्पिरेटरी कोशिएंट कहें। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसे RQ से हम लोग इंडिकेट करते हैं, और RQ इज इक्वल टू होता है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। RQ इज इक्वल टू CO2 produced upon O2 consumed। CO2 produced upon O2 consumed किसी भी सबस्ट्रेट के लिए। तो अगर हम ग्लूकोज के लिए देखें तो बड़ा अच्छा है कि C6H12O6 + 6O2 6CO2 और 6H2O प्लस एनर्जी। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हुआ और 6 ऑक्सीजन कंज्यूम, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ एंड 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पर इक्वल है 6/6, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम फैट के लिए देखें, किसी पाल्मिटिक एसिड के लिए देखें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लगा? 154, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला? कम निकला, 102 निकला। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकला। तो यहाँ पर RQ की वैल्यू 102/145 हो जाएगा, यानी ये 0.7 आएगा। उसी तरीके से अगर प्रोटीन के लिए हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए तो 1 आता है, लेकिन प्रोटीन के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटीन के लिए और फैट के लिए ये <1 आता है। तो प्रोटीन के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 0.9। प्रोटीन के लिए इसकी वैल्यू 0.9 आती है, फैट के लिए इसकी वैल्यू 0.7 आती है। लेकिन 0.9 हो या 0.7 हो, ये दोनों जो है <1 होता है। तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी कोशिएंट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन एनी रेस्पिरेशन प्रोसेस। यह कार्बोहाइड्रेट के लिए, ग्लूकोज के लिए 1 होता है, जबकि फैटी एसिड्स और प्रोटीन के लिए, फैट और प्रोटीन के लिए इसकी वैल्यू <1 आती है। यानी कि फैट एंड प्रोटीन में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कंज्यूम होकर के कार्बन डाइऑक्साइड कम ही निकलता है। ठीक बेटा। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन देखा। दो पीरियड में हम लोगों ने इसको जो है पूरी तरीके से कवर किया है, एक एक पॉइंट को जो है टच किया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। एंड आई होप कि everything is clear to you all. Okay, thank you. On IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।